हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज में हमने पढ़ी, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं टाइप्स ऑफ वैल्यूज के लिए। टाइप्स ऑफ वैल्यू में सबसे पहले हमने पढ़ी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो आई नॉट या वी नॉट से डिनोट करते हैं। सेकेंड वैल्यू हमने पढ़ी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी भी टाइम टी पर जो वैल्यू होती है इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको आई या वी से डिनोट कर सकते हो। थर्ड, फिर आपने पढ़ा एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू आई एवरेज, जिसको आप आई इस तरह से भी आप एवरेज का साइन यूज कर सकते हो। ये आई एवरेज, ये भी आपका साइन आई एवरेज का है। फोर्थ वैल्यू जो हमने पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, दैट इज आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हमने इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, मार्क्ड वैल्यू, सभी तरह की वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वो होती है आरएमएस वैल्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू आरएमएस वैल्यू थी जो हमने पढ़ी थी। आई आरएमएस इक्वल्स टू होता है आई नॉट बाय रूट 2 और वी आर एम एस होगा तो आएगा वी नॉट बाय रूट 2। क्लियर। अब हम इसके आगे इसमें न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब आप देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द वोल्टेज इन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो वोल्टेज की इक्वेशन गिवन है V इक्वल्स टू 220 रूट 2 साइन 314 t माइनस 5। कैलकुलेट, फर्स्ट बोला है पीक वैल्यू, सेकेंड आरएमएस वैल्यू, थर्ड है एवरेज वैल्यू और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछी है इसमें। तो सबसे पहले आपसे पूछी पीक वैल्यू। तो फर्स्ट पीक वैल्यू तो हम लिख सकते हैं, पीक वैल्यू को वी नॉट से लिखते हैं और पीक वैल्यू होती है मल्टीपल ऑफ साइन फंक्शन। तो ये पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू इज 220 रूट 2 वोल्ट। ये आ गई पीक वैल्यू, जो भी साइन का मल्टीपल होगा पीक वैल्यू है। सेकेंड नंबर पे इसने पूछा है इस क्वेश्चन में आपसे आरएमएस वैल्यू। तो वी आरएमएस, तो वी आरएमएस आपको पता है वी नॉट बाय रूट 2 होती है। तो वी नॉट बाय रूट 2 मीन्स आरएमएस वैल्यू हो गई 220 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट, पीक वैल्यू 220 रूट 2 वोल्ट। देन थर्ड आपसे पूछा है एवरेज वैल्यू। तो वी एवरेज आपको पता है वी एवरेज 0 आएगा फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए 0 होगा और हाफ साइकिल के लिए वी एवरेज की वैल्यू वो आती है 2v नॉट बाय पाई। 2v नॉट बाय पाई। तो v नॉट की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहां पर। तो यह आ जाएगा 440 रूट 2 अपॉन पाई। दिस इज फॉर हाफ साइकिल। तो यहां पर आपसे एवरेज वैल्यू पूछी, ओनली अगर एवरेज बोलेंगे तो एवरेज वैल्यू ये वाली है, दैट इज 0। और अगर एवरेज हाफ साइकिल के लिए पूछते हैं तो होगा 2v नॉट बाय पाई। कुछ नहीं पूछा, ओनली एवरेज बोला है तो आप क्या बताओगे? 0 वैल्यू। एवरेज जनरली कुछ मार्क नहीं है, कुछ वैल्यू आपको नोटिफाई नहीं किया कि कौन सी एवरेज निकालनी है, तो वो फुल साइकिल के लिए माना जाएगा। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या है? 0। और हाफ साइकिल के लिए पूछा होता तो 2v नॉट बाय पाई। फिर आपसे लास्ट में पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। तो फ्रीक्वेंसी भी हम यहां से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको चाहिए ओमेगा। इक्वेशन में जो ओमेगा गिवन है, ओमेगा कहां गिवन होता है? ओमेगा गिवन होता है टी का मल्टीपल। जो टी स्मॉल टी का मल्टीपल है दैट विल बी ओमेगा। तो ओमेगा टी मीन्स यहां पर 314 टी दिया है, तो ओमेगा इज 314। अब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई एफ रख सकते हैं, 2 पाई एफ। तो हमें एफ निकालना है। एफ इक्वल्स टू होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई और पाई की वैल्यू होती है 3.14। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। 314 से 314 कट जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 बाई 2 50 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करना है पीक वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का, ये वैल्यूज आपसे पूछी जाती हैं। चलें एक और न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 ohm resistor is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. What is the RMS value of the current? Right? अब आप देखो 7.1 जो दिया है एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है
7.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम का और 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई दिया है। अब आपको मैंने बताया था कि वैल्यू जो लिखी हुई है, किसी सोर्स पे जो वैल्यू लिखी हुई होती है, रिटर्न वैल्यू, मार्क्ड वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू। तो यहां पर जो 220 वोल्ट है कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू की पीक वैल्यू रिटर्न है, सोर्स पे लिखी हुई है, दैट मीन्स इट इज आरएमएस वैल्यू। सो वी आरएमएस इक्वल्स टू 220 वोल्ट, राइट। तो आपसे पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो आई आरएमएस पूछा है, तो आई आरएमएस इजीली निकाल सकते हैं। आई आरएमएस इक्वल्स टू होगा वी आरएमएस अपॉन आर। ओम्स लॉ लगा रहे हैं, सिंपली ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, और ओम्स लॉ की हेल्प से हम आई निकाल सकते हैं। आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी है आपका 220 और रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो जो करंट आई वैल्यू आपके पास वो है 2.2 एम्पियर, ये करंट है। सो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा था आपसे, ये निकाल दिया आपने। आरएमएस वीआरएमएस लिया हुआ है, वीआरएमएस लिया, डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर, करंट आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7.2, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। 7.2, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज गिवन है V नॉट इक्वल्स टू 300 वोल्ट। तो व्हाट इज आरएमएस वोल्टेज? आरएमएस वोल्टेज पूछा है और पीक वोल्टेज गिवन है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर एम एस इक्वल्स टू क्या होगा? वी नॉट बाय √2, और वी नॉट कितना है? 300 डिवाइड बाय √2, राइट। सो ये आ जाता है अपने पास 212.2 एम्पियर। तो वीआरएमएस की वैल्यू होगी 212.2 एम्पियर। आपका लिखा था 300 बाय √2 इक्वल्स टू 212.2 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं वोल्टेज है, तो 212.2 वोल्ट, इट इज कॉल्ड वीआरएमएस वोल्टेज। सो 300 अगर पीक वोल्टेज है तो वीआरएमएस होगा 212.2 वोल्ट। नेक्स्ट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। इसका सेकेंड पार्ट देखो, ये ए पार्ट था, बी पार्ट, the RMS value of current in an AC circuit is 10 ampere. IRMS equals to 10 ampere. What is the peak current? अब इसमें RMS दे दिया और peak current पूछा है, तो RMS equals to आपको पता है क्या होता है? I नॉट by √2. So I नॉट की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो I नॉट की वैल्यू होगी 10 into √2, और √2 की वैल्यू 1.414, तो 1.414 मतलब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 14.1 एम्पियर आएगा। सो इफ आरएमएस करंट इज 10 एम्पियर देन द पीक वैल्यू इज 14.1 एम्पियर। ठीक है, तो रिलेशन है, तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का, यहां पर आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन था, तो एक वैल्यू गिवन हो तो दूसरी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल था। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, डायरेक्ट करंट अ वैल्यू ऑफ ए एम्पियर superimposed on an alternating current B sin omega t flowing through a wire, what is the effective value of resulting current? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें AC और DC को मिक्स कर दिया गया है। तो आप बताओ करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? I जो फ्लो होगा, DC करंट है A, इसमें सुपर इम्पोज हुआ AC करंट, तो A प्लस B साइन ओमेगा t, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आपको मिलता है। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट है, हमें कौन सी वैल्यू पूछी है? इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आपको सब पता है कौन सी वैल्यू होती है इफेक्टिव वैल्यू? आरएमएस वैल्यू होती है। तो हमें यहां पर IRMS निकालना होगा। तो IRMS निकालने के लिए आपको पता है I का स्क्वायर करेंगे, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इस I का स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन करके आप एवरेज निकालोगे, देन फाइनली अंडर रूट निकालेंगे। इस तरह से हम इसमें IRMS निकाल सकते हैं। हमने पहले भी निकाला था, बट यहां पर आपके पास रिलेशन अलग आ गया,
तो एक नया फॉर्मेट है, नए रिलेशन के साथ इस RMS को भी हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करें। देखो IRMS रिक्वायर्ड है, IRMS, और I की वैल्यू है A प्लस बी साइन ओमेगा टी। इसका स्क्वायर करेंगे, करंट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मीन लेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ा, और फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 से t, 0 से t, और फाइनली आपको पता है रूट निकालना होता है। स्क्वायर कर दिया, मीन कर दिया और रूट कर दिया। इट इज कॉल्ड RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करें। तो स्क्वायर को ओपन करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी। ये स्क्वायर ओपन किया, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, और नीचे इंटीग्रेशन करते हैं dt का, तो आपको पता है t आता है, तो ये t मैंने सॉल्व कर दिया, इसको लिमिट्स पुट कर दिया, t रख दिया, और पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में आ जाएगी। अब यहां पे अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। सबसे पहले a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर आपका b स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, फिर यहां पे 2ab साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन आपको पता है, हम यहां पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यूज करते हैं a स्क्वायर का। तो a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन होगा, तो a स्क्वायर t और लिमिट्स आ जाएगी 0 से t। a स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट्स लगा दी 0 से t। देन प्लस b स्क्वायर, यहां पर गिवन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में करने पर आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता है क्या आएगा, t/2। क्लियर। देन प्लस 2ab, और साइन ओमेगा टी का भी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और लिमिट्स होती है 0 से t, तो आपको इसका रिजल्ट भी पता है डायरेक्टली, वो क्या होता है 0। साइन ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी का 0 होता है, और स्क्वायर वाले का 1/2 होता है या t/2 होता है। क्लियर। तो यहां पर ये तो 0 हो गया। अब डिवाइड बाय t है तो डिवाइड बाय t कर सकते हैं, और अंडर रूट और करना है तो अंडर रूट के लिए पावर हाफ यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब यहां पे हम सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहले अपर लिमिट आ जाएगी t, यहां पे लिमिट यूज कर चुके हैं, यहां पे तो 0 है, तो वैल्यू देखो IRMS की वैल्यू इसके अंदर क्या मिलेगी, IRMS इक्वल्स टू, तो सबसे पहले आया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर के साथ t आ गया, प्लस यहां पर है b स्क्वायर के साथ t/2, तो b स्क्वायर हो गया और t/2 हो गया, और डिवाइड बाय t है, और अंडर रूट लेना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो अंडर रूट भी यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब यहां से आप t कैंसिल कर सकते हैं, t तो कॉमन लेके काट दिया, तो IRMS की वैल्यू मिल गई आपको अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, ये b स्क्वायर बाई 2 है और ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, ये RMS वैल्यू है जब ये DC और AC यहां पर मिक्स होता है। तो क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मेथड वही है, मेथड हम क्या कर रहे हैं, जो भी करंट आपको दें, ये करंट की वैल्यू है, ये वाली जो भी करंट आपको मिलेगा उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करके इंटीग्रेट करके t से डिवाइड करो, मतलब मीन निकालो और अंडर रूट निकालो, तो रूट, मीन एंड स्क्वायर, ये तीन आपने वैल्यू यूज की। इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहां पर कोई भी करंट देना आप यूज कर सकते हो। अगर ओनली b साइन ओमेगा टी देते तो b साइन ओमेगा टी तो हमने किया था, तो वो b/√2 आता है। हमने I0 साइन ओमेगा टी का किया था, तो I0/√2 आया। अगर ओनली b साइन ओमेगा टी देते तो b/√2 आता, बट यहां पे तो ऐड करके दे दिया a प्लस बी, तो उसका स्क्वायर कर दिया हमने। कुछ और भी देते तो हम उसका भी यूज कर सकते थे। तो जो भी आई की इक्वेशन देते हैं, इसका स्क्वायर करके यहां पे पुट कर दो, RMS वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हमारा वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ AC। आप AC यूज कर रहे हो तो उसको आपको पता होना चाहिए उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखो एडवांटेज में सबसे पहले हम बोल सकते हैं AC के लिए
ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा हर जगह आपको ट्रांसफार्मर, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, गली मोहल्ले के बाद ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर एक्ट होता है, ओनली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पर, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए। इसलिए ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम इसको इजीली स्टेप अप स्टेप डाउन, इजीली हाई वोल्टेज से लो और लो से हाई कर सकते हैं। देन एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स। अब एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब यहां पर आपसे डायोड से है, रेक्टिफायर मींस डायोड। और डायोड एक बहुत इजी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका यूज करके हम इजीली एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। एसी जनरेटर एंड मोटर्स आर सिंपल। जो एसी जनरेटर होता है, जो मोटर होती है, जो एसी पर बेस्ड है, वो सिंपल होती है एंड डू नॉट रिक्वायर्ड मच अटेंशन ड्यूरिंग देयर यूज। इनको जब आप यूज करोगे तब इनको कोई अटेंशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप उनके ऊपर खड़े रहो, आप उसको इजीली छोड़ दोगे तो अपने आप ऑपरेट होती रहेगी। तो एडवांटेजेस तो है डीसी के, बट डिसएडवांटेजेस भी है डीसी के। तो डीसी के डिसएडवांटेजेस क्या है वो देखो। पीक वैल्यू ऑफ एसी इज हाई। एसी की जो पीक वैल्यू होती है वो जो नॉर्मल या इफेक्टिव वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, उसकी √2 टाइम्स होती है, राइट। इसीलिए इट इज डेंजरस टू वर्क विथ एसी। अगर आपसे ये पूछा जाए विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी, तो आपको उसका आंसर देना है एसी। जैसे आपसे बोला जाए कि सेम वोल्टेज है, सेम वोल्टेज हम मान लेते हैं, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का वोल्टेज है एसी के लिए भी और डीसी के लिए भी। अब डीसी का 220 तो 220 रहेगा, डीसी वोल्टेज क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। बट एसी में अगर 220 वोल्टेज गिवन है तो उसकी पीक वैल्यू निकालोगे तो आएगा √2 इंटू 220, और √2 इंटू 220 का मतलब आएगा 311 वोल्ट। तो अगर 220 वोल्ट डीसी है और 220 वोल्ट एसी है, दोनों 220 वोल्ट पे हैं, बट एसी के अंदर जो पीक वैल्यू होगी वो होगी 311 वोल्ट, राइट। बिकॉज ये आपने लिखा है पीक वैल्यूज ऑफ एसी इज हाई। तो आप देखो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, 311 वोल्ट। इट इज इसलिए जो है एसी जो है वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू डीसी। एक डिसएडवांटेज और है, एसी इज ट्रांसमिटेड मोर देन द सरफेस। मतलब आप जैसे वायर देख लो, सपोज करें वायर है, थिक वायर है, तो जो एसी करंट होता है वो केवल सरफेस पर फ्लो होता है, सरफेस से फ्लो होगा, बीच में से नहीं जाता है, सरफेस से फ्लो होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। जैसे हमारी स्किन होती है तो वैसे ये वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो सरफेस पे होता है। तो इसलिए क्योंकि सरफेस पे होता है इसलिए इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। जैसे स्किन बार बार होती है वैसे करंट भी बार बार फ्लो होता है, राइट। तो अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो हमें अगर थिक वायर यूज करना पड़ो, जैसे इतना बड़ा थिक वायर यूज करना पड़े, तो हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि करंट तो सरफेस से फ्लो होगा। तो इतना थिक वायर यूज करने का कोई पर्पज नहीं है। अगर आपको थिक वायर चाहिए तो आपको छोटे छोटे वायर्स का बंच यूज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा पोल टू पोल, जो रोड्स पर जो पोल टू पोल वायर जाता है वो हमारे एसी के लिए होता है। तो वायर्स का क्या होता है, छोटे छोटे वायर्स का बंच होते हैं, तो बंचेस का यूज करना पड़ता है। थिक वायर हम यूज नहीं कर सकते। ये भी एक डिसएडवांटेज है एसी का। तो एसी का एक डिसएडवांटेज है, क्लियर। तो एसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े आज। चले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वोल्टेज और करंट की हम बात कर रहे थे, तो उसके फेज और फेज डिफरेंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा आपके पास फेज एंड फेज डिफरेंस, फेज एंड फेज डिफरेंस। और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका लैगिंग और लीडिंग। ये कौन लैग करता है, कौन लीड करता है। फेज डिफरेंस क्या होता है पहले हम ये पढ़ लें, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी क्वांटिटी लैग करती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास ये करंट है, करंट आपके पास है I = I0 sin ωt, राइट। I = I0 sin ωt आपके पास करंट की इक्वेशन है।
और वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब फेज की बात करें तो करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी। वोल्टेज का फेज भी क्या है, ओमेगा टी। और फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस फाई से लिखते हैं। तो फेज डिफरेंस की बात करें यहां पर तो इनके दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो फेज है। फेज डिफरेंस जीरो है, दैट मीन्स ये सेम फेज में है, दैट मीन्स ये सेम फेज कहलाता है, राइट। अब सेम फेज की अगर हम बात करें तो सेम फेज में का मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में हैं, करंट एंड वोल्टेज दोनों एक ही फेज में हैं। तो एक ही फेज में है, इस वजह से ये जो इक्वेशन यहां पर जो वेव बनेगी वो इस तरह से आएगी। देखो जैसे एक इक्वेशन ये बनाएगी, बिकॉज दोनों में साइन है तो बनेगी तो साइन वेव। तो ये साइन वेव बन गई एक आपकी, एक साइन वेव ये बन गई, एक साइन वेव और बना देते हैं ये वाली। तो आप देखो दोनों वेव्स एक साथ इंक्रीज होती हैं और एक साथ डिक्रीज होती है, एक साथ जीरो होती है, एक साथ ही प्लस में गई, एक साथ ही डिक्रीज, एक जीरो पे आई, एक साथ ही डिक्रीज हुई, एक साथ ही नेगेटिव गई और साथ के साथ वापस दोनों जीरो हो गई। क्लियर। तो आप मुझे बताओ इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ वोल्टेज का है और कौन सा ग्राफ करंट का है। दो ग्राफ बनाए, दोनों ग्राफ दोनों में साइन है, करंट में भी साइन है, वोल्टेज में भी साइन है, बट कौन सा ग्राफ आप वोल्टेज का बोलोगे और कौन सा ग्राफ करंट का बोलोगे तो आपको पता लगेगा कि ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है। ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है, यहां लिख लेते हैं इसमें। ये जो ग्राफ बड़ा दिख रहा है ये वोल्टेज का ग्राफ है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो ग्राफ छोटा है ये करंट का ग्राफ है आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता है V और I में क्या रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो नॉर्मली अगर R की वैल्यू 1 ना हो तो नॉर्मली V इज ऑलवेज ग्रेटर देन I। नॉर्मली V क्या होता है, I से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड वोल्टेज का बड़ा लेंगे, मैग्नीट्यूड वोल्टेज का बड़ा आ रहा है। देखो ये वाली वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू है और ये वाली वैल्यू करंट की पीक वैल्यू है। ऐसे इधर देखो तो माइनस वी नॉट है और ये वाली वैल्यू माइनस आई नॉट है, ठीक है। तो यहां पर फेज डिफरेंस जीरो होगा तो ये दोनों सेम फेज में कहलाते हैं, ना तो कोई लीड करेगा ना कोई लैग करेगा। लीड करने का मतलब आगे होने से है और लैग करने का मतलब पीछे होने से है। तो यहां पर फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फेज है, तो ना तो कोई लीड करेगा ना लैग करेगा। अब इनमें हम आगे बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है लैगिंग और लीडिंग कॉन्सेप्ट। तो लैग कैसे करता है, लीड कैसे करता है वो देखो आप। अब ये दोनों इक्वेशन आपने देखी, यहां भी साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी, इन दोनों का फेज सेम था, फेज डिफरेंस जीरो था, ये फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जीरो था, तो ये सेम फेज में बोला जाता है कि दोनों सेम फेज में है। और ग्राफ भी हमने बनाया, सेम फेज का मतलब एक साथ बढ़ेंगे, जीरो होंगे तो एक साथ, डायरेक्शन चेंज करेंगे एक साथ, और वापस जीरो होंगे तो एक साथ, दोनों साथ साथ हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। आगे पीछे होने को लैगिंग और लीडिंग कहते हैं। लैग करना मतलब आगे, अगर करंट आगे है तो आगे आएगा, और लीड करने का मतलब, लैग करने का मतलब कहेंगे अपन आगे, लीड करने का मतलब होगा आगे, और लैग करने का मतलब होता है पीछे। पीछे होना या पीछे रह जाना, ठीक है। तो लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो सपोज V लीड्स I, इसका मतलब V आगे है और I लैग्स V। ये बात एक ही है कि V और I दोनों आपके पास हैं। अगर V और I दोनों आपके पास हैं तो अगर V आगे है इसका मतलब करंट पीछे है, ठीक है। V और I दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, मैंने कहा V आगे है तो V आगे, इसका ये तो मतलब हुआ कि करंट पीछे है। करंट को देखोगे तो V आगे लगेगा और V को देखोगे तो करंट पीछे लगेगा, दोनों बात एक ही है। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ पढ़ो, देखो यहां पे लिखा हुआ V लीड्स I, मतलब V लीड कर रहा है, या फिर I लैग्स V, या फिर I पीछे है V आगे है I से, या I पीछे है V से, बात एक ही है। इट मीन्स V रीचेस, इसका क्या मतलब हो, देखो V रीच मैक्सिमम बिफोर I, V पहले मैक्सिमम पे पहुंचेगा I से, क्योंकि V आगे है। अब V की इक्वेशन देखो, V की इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी,
अब अगर v की इक्वेशन ये है तो करंट की इक्वेशन में आएगा ओमेगा टी माइनस फाइव, करंट को पीछे रखना है। करंट का फेज देखो ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस में, तो v का फेज है ओमेगा टी, मतलब करंट आगे है। अच्छा, मैं करंट को अगर ओमेगा टी लिख देता तो v को मैं वो क्या लिखना पड़ता, ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब वोल्टेज आगे है। अब ये ओमेगा टी माइनस फाइव और v का देखो ओमेगा टी, तो यहां से आप देखोगे तो करंट पीछे चला गया माइनस फाइव। क्लियर? अब इस चीज को ग्राफ से बनाए, देखो ग्राफ से समझे। ये ग्राफ बनाया, देखो ये ग्राफ बना हुआ है, राइट। इस ग्राफ में आपको समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ में वोल्टेज का ग्राफ कौन सा है। ग्राफ वोल्टेज का ये ग्राफ है। तो मैंने कहा कि वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन 30 साइन ओमेगा टी वाली, वोल्टेज की इक्वेशन आपकी साइन ओमेगा टी वाली है। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन साइन ओमेगा टी है ये वाली। क्लियर? तो वोल्टेज की इक्वेशन अगर साइन ओमेगा टी है तो करंट की इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो करंट, अब देखो आपने लिखा है यहां पे वी रीच मैक्सिमम बिफोर आई, तो आप देखो वी कब मैक्सिमम पहुंचेगा, इस टाइम पर। इस टाइम पर वी मैक्सिमम पहुंच चुका है, जबकि करंट अपना मैक्सिमम थोड़ा लेट पहुंचेगा। कौन पहले मैक्सिमम पहुंचेगा, वी। तो इसका मतलब वी थोड़ा आगे चल रहा है, करंट से आगे चल रहा है, और करंट थोड़ा पीछे चल रहा है वोल्टेज से। यहां से भी देख लो, मैक्सिमम पॉइंट से देखोगे तो वोल्टेज पहले मैक्सिमम आया, करंट बाद में मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यहां से देखो वोल्टेज की वैल्यू जीरो है, करंट की वैल्यू तो माइनस है। करंट की वैल्यू जीरो यहां है, देखो इस जगह पर। तो पहले वोल्टेज जीरो था, ठीक है, तो वोल्टेज जो बढ़ना शुरू हो गया, बट करंट थोड़ी देर लेट था जीरो, और वो उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। उसको कहते हैं करंट पीछे है और वोल्टेज आगे, अकॉर्डिंग टू वेव डायग्राम, राइट। अब सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट आप देखो आगे नेक्स्ट में, V लैग्स I, ध्यान से देखना सेम कॉन्सेप्ट है, और I लीड्स V। अब एक ही बात है, आप कह रहे हो V पीछे है, यहां I लीड्स I, मतलब I आगे है V से, तो इट मीन्स V रीच मैक्सिमम आफ्टर I। ठीक है, V रीच मैक्सिमम आफ्टर I। इसमें क्या था, V रीच मैक्सिमम बिफोर I, इसमें आएगा V रीच मैक्सिमम आफ्टर I, मतलब पहले I उसके बाद V पीछे हो गया, पहले I मैक्सिमम पे जाएगा उसके बाद V पहुंचेगा। तो ये V फेज में थोड़ा पीछे है, V लैग कर रहा है, पीछे रह रहा है, राइट। अब देखो इक्वेशन देखना, इफ V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन क्या हो गई, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर वोल्टेज ओमेगा टी है तो करंट क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब करंट लीड कर रहा है, फेज में आगे होगा तो लीड करेगा। अब देखो करंट की इक्वेशन क्या है, ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन में ओमेगा टी है, तो वोल्टेज की इक्वेशन में क्या है, वोल्टेज की इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब करंट ओमेगा टी है तो वोल्टेज ओमेगा टी माइनस फाइव है, मतलब वोल्टेज पीछे है, माइनस फाइव आ गया। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से समझे, देखो ये भी ग्राफ बना हुआ वेव डायग्राम इसका, कौन पीछे है इसमें आपको दिख रहा है। देखो ये जो डार्क लाइन का ग्राफ बना हुआ है ये वोल्टेज का है, और डॉटेड लाइन वाला ग्राफ करंट का है। तो आप देखो वोल्टेज कब मैक्सिमम पे पहुंचेगा, इस जगह, और जबकि करंट कब मैक्सिमम पहुंच चुका है, पहले ही। करंट का अगर आप देखो तो करंट पहले ही मैक्सिमम जा चुका है, और जब करंट जीरो जाएगा तब उस समय वोल्टेज मैक्सिमम पे जाता है, जीरो की तरफ जाएगा तब वोल्टेज, मतलब करंट तो मैक्सिमम से उतर रहा है नीचे और वोल्टेज अपना मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज आपका क्या होगा, आफ्टर आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज पीछे है। ग्राफ देखो बनाया हुआ है, ग्राफ वोल्टेज का ग्राफ तो ये रहा। अब वोल्टेज यहां है, करंट जीरो कब हुआ होगा, डॉटेड लाइन पूछा पूरा बनाए हम, तो करंट तो पहले जीरो था, करंट पहले जीरो था। ठीक है, करंट तो जीरो से बढ़कर बढ़ना शुरू हो गया है, और वोल्टेज तो अभी जीरो पे ही है। तो पहले कौन बढ़ा, करंट, वोल्टेज उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। तो क्लियर दिख रहा है वेव डायग्राम में कि कौन आगे है और कौन पीछे है। क्लियर, जैसे हम देखें इसमें आगे, इसी में हम आगे बात कर सकते हैं। इसी में आपको मैं एक एग्जांपल और बताऊं, इसमें आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे जैसे करंट के लिए इक्वेशन लिखूं, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखूं V नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों की इक्वेशन में साइन ओमेगा टी है।
अब मैं करंट वोल्टेज की इक्वेशन मैंने लिख दिया -π/2, यहां +π/2 लिख देता हूं। अगर -π/2 लिखता तो वोल्टेज पीछे होता, मतलब लैग कर रहा होता, और +π/2 लिखा है, दैट मीन्स वोल्टेज लीड करेगा करंट से। क्लियर? अब देखो आप V0 sin ωt प्लस π/2 को हम लिख सकते हैं V0 cos ωt। V0 cos ωt 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, वोल्टेज 90 डिग्री से आगे है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा देखो, और अब मुझे बताओ कौन सा ग्राफ वोल्टेज का होगा, कौन सा ग्राफ करंट का होगा। दो ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ग्राफ तो ये वाला हो गया और एक ग्राफ मैंने ये बना दिया। इस तरह से, राइट। अब यहां पर मैंने V और I दोनों रखे और यहां पर X एक्सिस में मेरे को टाइम रखना होता है ओनली, राइट। तो आपको ये तो क्लियर है कि इसमें कौन सा ग्राफ किसका है, वैल्यू वाइज भी, फेज वाइज भी और अमाउंट वाइज, यहां फंक्शन वाइज भी कह सकते हैं हम। करंट की इक्वेशन sin ωt, तो साइन का ग्राफ कौन सा है, ये वाला, तो ये करंट का ग्राफ है। साइन का भी ग्राफ है। वैल्यू वाइज, क्योंकि I वोल्टेज से छोटा होता है तो I की वैल्यू तो यहीं तक है, I की पीक वैल्यू यहां तक है, ये I0 वैल्यू है, और वोल्टेज की पीक वैल्यू यहां तक आएगी, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो I तो ये रहा और ये वोल्टेज, तो अमाउंट वाइज भी वोल्टेज है। अब वोल्टेज में देखें तो कॉस आ रहा है। अब कॉस क्या होगा देखो, कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो देख लो आप, वोल्टेज तो 0 शुरू होता है, करंट यहां पे है, तो वोल्टेज का 0 तो पहले ही हो चुका होगा ना, इसका मतलब वोल्टेज पहले से 0 से स्टार्ट हो चुका है। तो कौन आ गया इसमें, वोल्टेज, और करंट तो लेट स्टार्ट हुआ। तो करंट जब स्टार्ट होगा, करंट अपने मैक्सिमम पे जाएगा, उस समय वोल्टेज अपने मिनिमम पे आ जाएगा। देख लो, वोल्टेज यहां पे मिनिमम है बट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज डाउन होगा, जब वोल्टेज अपने मैक्स पे होगा तो करंट 0 होगा। तो ये इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का है, तो ये दोनों की वैल्यूज इस तरह से चलेंगी, इस तरह से वेरी करेंगी। ठीक है, तो I और V स्टार्टिंग में लें अगर हम, तो I अगर 0 है तो वोल्टेज अपना मैक्सिमम है, और जब करंट मैक्सिमम जाएगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों साइन क्रॉस में चल रहे हैं और दोनों अपने अपने वैल्यूज के हिसाब से देख रहे हैं। यहां पर जब करंट 0 होगा उस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो उस समय वोल्टेज 0 होगा, और बीच में अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि करंट तो 0 है बट वोल्टेज मैक्सिमम है, और करंट जब मैक्सिमम है तब उस समय वोल्टेज 0 है। तो इसको कहते हैं फेज डिफरेंस, एक का होना, एक का पीछे होना या एक का नहीं होना, या कैसे भी आप इसको कह सकते हो, लीड करना, लैग करना। एक जल्दी बढ़ रहा है, एक उससे थोड़ा सा लेट चल रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो 90 डिग्री फेज डिफरेंस में क्या होगा, करंट तो हो गया 0 मगर वोल्टेज तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, और करंट जब मैक्सिमम वैल्यू पर है तो वोल्टेज उस समय 0 पर है। तो ये दोनों का जो फ्लक्चुएशन आ रहा है टाइम के साथ, ये दोनों का टाइम के साथ अलग अलग रिलेशन है। ऐसा जरूर नहीं कि जब वोल्टेज ज्यादा हो तो करंट ज्यादा होगा, ये एसी में नहीं होता है। एसी में अलग अलग हो सकता है, कि हो सकता है वोल्टेज मैक्सिमम हो उस समय करंट मिनिमम हो। या आगे आप सर्किट के टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा सर्किट के टाइप्स में कि हम ये फेज को या फेज डिफरेंस को कैसे यूज करते हैं। चले हम आगे, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद हमारे पास, वो है फेजर एंड फेजर डायग्राम। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेजर एंड फेजर डायग्राम। एसी के अंदर फेजर्स की बात करें अगर, तो फेजर्स क्या होते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेजर्स। तो फेजर्स होते क्या है पहले वो देख लो। फेजर्स क्या है, फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर। हम सिंपली कह सकते हैं फेजर्स क्या है, रोटेटिंग वेक्टर्स हैं। फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। अब मुझे बताओ, एसी में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज की, हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट की। तो करंट और वोल्टेज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर, बोलो कैसी क्वांटिटी है, करंट और वोल्टेज दोनों
स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दोनों स्केलर, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वोल्टेज भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इन दोनों में डायरेक्शन तो होती नहीं है, बट फिर भी V और I को एज यूज करेंगे हम। V एंड I, वोल्टेज और करंट, यूज्ड एज रोटेटिंग वेक्टर्स। ठीक है, हम यहां पर V और I को रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में, रोटेटिंग वेक्टर्स के उसमें फॉर्म में यूज कर रहे हैं। इन रोटेटिंग वेक्टर्स को फेजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो V और I को रिप्रेजेंट, यूज के लिए आप कह सकते हो रिप्रेजेंट, V एंड I आर रिप्रेजेंटेड बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेड बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेक्टर्स हैं जो रोटेट भी कर सकते हैं, वेक्टर्स हैं जो एंगल के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और इन वेक्टर्स को, वैसे एसी में मैंने आपको बताया वोल्टेज और करंट दोनों स्केलर हैं, बट एसी चैप्टर में इनको वेक्टर्स के फॉर्म में लिया जाएगा, इनको वेक्टर माना गया है। अब क्यों माना गया है और अपना यूज क्या है, पर्पस क्या है इसको ऐसा मानने से, वो आपको आगे समझ में आएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। फिलहाल एक बात आपको दिमाग में क्लियर रखो कि एसी के अंदर वोल्टेज और करंट को हम वेक्टर मानकर चलेंगे, जो रोटेट भी कर सकते हैं, जो एंगल के हिसाब से, फेज डिफरेंस के हिसाब से, एंगल के हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं फेजर्स, और इनके बनने वाले डायग्राम को हम बोलेंगे फेजर डायग्राम। अब आप देखो बोर्ड पे ध्यान से, फेजर और फेजर डायग्राम की बात किया गया है। और डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आ गया करंट एंड वोल्टेज। ऐसा डायग्राम जो एसी वोल्टेज को और एसी करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज वेक्टर्स। इनको एज वेक्टर्स, आपको ऐसा डायग्राम जो इन दोनों को वेक्टर में शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर्स उसी को फेजर कह रहे हैं, विद द फेज एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी आपको इस डायग्राम में शो करना पड़ेगा। तो फेजर्स, V और I को वेक्टर मानोगे, वेक्टर को फेजर कहते हैं, और इन वेक्टर्स के बनने वाले डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं। फेजर से बनने वाले डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं, और फेजर्स का मतलब होता है रोटेटिंग वेक्टर्स। बना के देखते हैं, देखो आगे, और इसमें और थोड़ा और आगे बनाए डायग्राम तो आपको क्लियर होगा। वोल्टेज की इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब पहली बात तो बताओ कौन लीड कर रहा है यहां पर? लीड कौन करेगा? करंट। करंट कितना लीड कर रहा है? 5 एंगल से। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें और देखो। टू एरोस रिप्रेजेंट फेजर्स, मतलब फेजर मतलब वेक्टर, वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको पता है। लेंथ ऑफ फेजर मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द वैल्यू। वेक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। उस वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर वो उसकी इंस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर तो हम टाइम पुट करेंगे, एक्स पे तो आप क्या पुट करते हो? टाइम। ठीक है, या फिर एंगल, और वाई एक्सिस पर पुट करते हैं वी और आई। तो उसका किसी भी टाइम पर वाई पे प्रोजेक्शन लोगे ना तो इंस्टेंट वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम पॉइंट से अगर आप प्रोजेक्शन लोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये वाली वैल्यू आपकी वी नॉट है। मैक्सिमम पॉइंट से आप लोगे तो वी नॉट है, और अगर कहीं और बीच में से लेते तो इंस्टेंट वैल्यू आती है, से ये ले लेते तो इंस्टेंट वैल्यू आ जाती वी। ठीक है, अब देखो इंस्टेंट वैल्यू, फिगर बी टू एरो रिप्रेजेंट फेजर, देयर लेंथ रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा एक एरो ऐसा दिया हुआ है नेक्स्ट डायग्राम में जिसकी लेंथ भी जो है उनकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि एरो की लेंथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तो जो एरो बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। चलो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं आगे। तो फेजर्स का मतलब वेक्टर, और वेक्टर्स का मतलब फेजर है, और फेजर्स को बनाने वाला डायग्राम फेजर डायग्राम है। ठीक है, अब देखो इधर वोल्टेज की इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये वोल्टेज का फेजर है। साइन ओमेगा टी एंगल है, किसमें है? वोल्टेज में। तो वोल्टेज में एंगल है साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल बन गया। बट करंट की एंगल की बात करेंगे तो करंट का एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव।
तो करंट का एंगल ओमेगा टी के साथ कितना ज्यादा है, फाई ज्यादा है। तो ये करंट की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन है, सॉरी करंट का फेजर है, ये वोल्टेज का फेजर है। क्लियर, वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर। ठीक है, इसको कुछ ऐसे ही बना सकते हैं हम, देखो इसको कुछ ऐसे ही बना सकते हैं, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसमें अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, देखो इसमें वोल्टेज मैंने बना दिया, वोल्टेज में एंगल क्या है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी एंगल बनेगा, तो मैंने ये वोल्टेज ड्रॉ कर दिया देखो, और ये एंगल बन गया ओमेगा टी। क्लियर, अब ओमेगा टी एंगल बन गया वोल्टेज का। अब मुझे करंट ड्रॉ करना है, अब मुझे आगे करंट ड्रॉ करना है। एक तो करंट का अमाउंट होता छोटा है, ठीक है, और दूसरा एंगल उसका ओमेगा टी से कम बनेगा। ओमेगा टी क्या लिखा हुआ, ओमेगा टी माइनस फाइव है, ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो ओमेगा टी से थोड़ा एंगल कम करेंगे, कितना कम करेंगे, फाइव कम करेंगे। तो नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बना सकते हैं, ये आएगा। एक तो ये वोल्टेज का डायग्राम है, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की होती है, और करंट का डायग्राम, करंट का एरो थोड़ा छोटा बनेगा, और ये कितना पीछे बना, फाइव एंगल पीछे बनता है, फाइव एंगल पीछे बन जाएगा। इसको मैं I2 कह लेता हूं, तो इसको ये I2 का मैंने डायग्राम बनाया है, राइट। अगर मेरे पास I1 होता, I1 होता आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मैं I1 का डायग्राम भी बना सकता हूं, क्योंकि I2 में तो फाइव पीछे चला गया, तो I1 में फाइव क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो I1 में फाइव से वोल्टेज से आगे है, तो वोल्टेज का एंगल तो हो गया ओमेगा टी, तो ये कितना आगे होगा, फाइव आगे होगा। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, I1 की, और ये किसकी इक्वेशन हो गई, यहाँ किसका फेजर हो गया, I2 का फेजर डायग्राम बनाने के लिए इक्वेशन नोट करोगे, एंगल क्या आएगा, फाइव कम। I1 का फेजर डायग्राम बनाने के लिए इक्वेशन यूज करोगे, एंगल देखोगे फाइव ज्यादा है, तो वोल्टेज से फाइव ज्यादा हो गया। इस तरह से जो ये एरो का जो डायग्राम हम यूज करेंगे, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, ये सब तरह के सर्किट्स में बनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम सर्किट के टाइप्स, तब आपको क्लियर होगा। अलग अलग टाइप के सर्किट्स में अलग अलग फाई होता है, तो ये डायग्राम बार बार हमें बनाना पड़ता है। अच्छा, इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल करने के लिए, फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लीफिकेशन, पुट t इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करो, t 0 पुट कर दो। अब अगर t 0 पुट कर दूंगा, स्मॉल t 0 पुट कर दूंगा, तो ओमेगा टी जो एंगल होगा, ओमेगा टी ये 0 हो जाएगा। तो डायग्राम आपका थोड़ा सा सिंपल दिखेगा, थोड़ा लुक, अच्छा लुक आएगा और कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो ओमेगा टी 0 रखकर देखते हैं। तो सबसे पहले ओमेगा टी 0 रखूंगा तो वोल्टेज का एंगल क्या हुआ, वोल्टेज का एंगल तो 0 हो गया। तो वोल्टेज का एंगल 0 होगा, तो सबसे पहले वोल्टेज बनाएंगे हम, सबसे पहले हम बनाएंगे वोल्टेज को। तो सबसे पहले वोल्टेज बनाएं, ये वोल्टेज, यहां करंट यहां रख सकते हैं, और यहां पे टाइम, ठीक है। तो टाइम के साथ एंगल क्या आया इसका, या फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो टाइम के साथ एंगल ओमेगा टी क्या हुआ, 0। तो वोल्टेज का जो फेज बनेगा वो बनेगा आपका इस तरह से। सबसे पहले वोल्टेज का फेजर ये रहा, सॉरी इसमें तो ओमेगा टी ड्रॉ हो गया आपका, ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओमेगा टी 0 हो जाएगा। आप देखो ओमेगा टी आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले वोल्टेज का एंगल 0 हुआ, तो सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, तो वोल्टेज ये वाला आएगा, ये रहा V। अब मुझे बताओ, पहले वोल्टेज यहां ड्रॉ किया था, क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि एंगल बन गया था ओमेगा टी। अब मैंने t अगर 0 पुट कर दिया, तो वोल्टेज कहां आ जाएगा, x एक्सिस पर।
अब मुझे करंट ड्रॉ करना है, वोल्टेज तो आ गया, मुझे I1 ड्रॉ करना है। तो I1 का एंगल क्या है? +5। तो I1 मेरे को इजीली मैं यहां ड्रॉ कर दूंगा I1, ये रहा I1, ये I1 हो गया। कितना आगे बनेगा? फाई आगे बनेगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। अब मुझे I2 ड्रॉ करना है ω t -5, तो मैं I2 ड्रॉ कर लूंगा अब इजीली। तो I2 ये रहा, ये I2 के लिए बन गया और ये एंगल कितना है? -5। बस। तो ये जो एरोज बना रहे हैं, ये जो वेक्टर्स बना रहे हैं, इन्हीं को फेजर्स कहते हैं और इस तरह के डायग्राम को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। आज अपने फेजर डायग्राम का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इनको अलग अलग टाइप के सर्किट्स में इनको यूज करने वाले हैं हम हर तरह का जो सर्किट पढ़ेंगे सब में फेजर डायग्राम बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और फेजर डायग्राम का यूज क्या है अपने लिए? फेजर डायग्राम का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नोट और इंपॉर्टेंट देखो आप, नोट क्या है? फेजर डायग्राम का यूज हमारे लिए क्या है? नोट यूज ऑफ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने क्यों बनाया, किसके लिए बनाया? तो फेजर डायग्राम हमारा लिए यूज होगा कि हम एक तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस। यूजेस कह सकते हो, यूजेस ऑफ फेजर डायग्राम। फर्स्ट, फेज डिफरेंस निकालने में यूज होगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। दूसरा, बहुत सारे करंट की वैल्यू या रेजिस्टेंस निकालने में यूज होता है, रेजिस्टेंस निकालना है उसके लिए यूज होता है। तो फेजर डायग्राम मेनली फेज डिफरेंस या फेज निकालने में यूज होता है, प्लस फेजर डायग्राम से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और रेजिस्टेंस की हेल्प से आप करंट भी निकाल सकते हो, राइट। तो फेजर डायग्राम का यूज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर तरह के सर्किट में फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? तो आज हमारे लेक्चर में हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था फेजर डायग्राम। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम इस चैप्टर का बेसिक बात, टाइप्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। जितने टाइप के एसी सर्किट हैं सब सर्किट्स पढ़ेंगे, सबके अंदर का रेजिस्टेंस निकालेंगे, सबके अंदर का फेज निकालेंगे, सबके अंदर का फेज डिफरेंस निकालेंगे और सब में फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा आप इसको रिवाइज करें, फेजर डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ के आए, थोड़ी मेहनत करके आए, फेजर डायग्राम वापस समझ के आए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे और टाइप्स ऑफ सर्किट पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।